Hello everyone, welcome to Parcham classes. I am Praveen Mishra and we are going to proceed in our today's session, that is banking current affairs या banking awareness current affairs of June 2nd week 2024, right? So we are going to proceed with the first topic and that is with regard to the state of or the country of England, जहां पर हम देख रहे हैं कि नए कुछ बैंक नोट्स हैं जो कि उनकी सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किए हैं। जो नए बैंक नोट्स होंगे उन पर किसका नाम होगा? उसका नाम होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं, किंग चार्ल्स 3 का नाम होगा। इससे पहले जो अब तक जो हम बैंक नोट्स देख रहे थे या जो करेंसी नोट्स देख रहे थे इंग्लैंड के अंदर, उस पर किसका जो है नाम या चेहरा हो रहा था? वो हो रहा था क्वीन एलिजाबेथ 2, राइट? लेकिन अब यहां पर किसका नाम हो रहा है? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक नए बैंक नोट्स आ रहे हैं जिन पर चेहरा या नाम होगा किसका? वो होगा किंग चार्ल्स 3 का, राइट? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम के जो नोट हैं वो मार्केट में सर्कुलेशन में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा किंग चार्ल्स 3 जो है इनके नाम के भी नोट्स और इनके चेहरे के भी नोट्स जो है मार्केट में चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं समझना कि पुराने नोट्स बंद कर दिए गए। पुराने नोट भी हैं मार्केट में, साथ ही साथ नए नोट्स भी आ रहे हैं। और कभी भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जब होती है तो उसके पीछे किसी भी सेंट्रल बैंक का या किसी भी गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है? तो मोटिव सिर्फ और सिर्फ दो होता है। पहला मोटिव होता है टू कर्ब द ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी की जो इलीगल होल्डिंग्स हैं, राइट, उसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक, और जो दूसरा जो रीजन होता है, जो सेकंड रीजन होता है, वो हमेशा होता है विथ रिगार्ड टू द फॉरफीचर ऑफ द करेंसी, दैट इज फेक करेंसी। ठीक है, तो जब भी किसी भी बैंक को या गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगता है कि उनके मार्केट में फेक करेंसी, जिसको बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है किसी भी एक जो है उस इंस्टीट्यूशन के लिए या उस एक इंसान के लिए जिसके हाथ में कला है और जिसके हाथ में जो है मशीन्स हैं, राइट, तो फेक करेंसी बना देना बहुत ईजी होता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा है, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, राइट, कि लोगों ने किस तरीके से करेंसी को जो है अपने आप घर में ही बनाना शुरू कर दिया था। तो उसी तरीके से जो नोटबंदी होती है वो भी इसीलिए होती है, और जो नए नोट्स जो मार्केट में आते हैं वो भी इसीलिए किया जाता है कि या तो मार्केट में फेक करेंसी ज्यादा हो गई है, या तो गवर्नमेंट को अब ये लगने लगता है कि इतना पैसा, इतनी लिक्विडिटी मार्केट में होने के बाद भी कहां चला जा रहा है सारा पैसा, तो वो ब्लैक मनी में चला जा रहा है, लोगों के घरों के टाइलों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, ठीक है, काउचेस के अंदर वगैरह वगैरह, राइट। सो ये सब क्यों किया जाता है? दो ही रीजन होते हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपको कभी भी आए कि नोटबंदी क्यों होती है या नए नोट मार्केट में क्यों आते हैं, तो रीजन हमेशा यही दोनों में से कोई एक होगा या तो दोनों होंगे। इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फॉर दिस एंड दैट रीजन नए नोट्स, पुराने नोट्स जो है लाए या डाले गए हैं। ठीक, फिर अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है? दैट इज विथ रिगार्ड टू द स्टेटमेंट गिवन बाय शक्ति कांता दास, दैट इज आरबीआई गवर्नर। क्या बताया उन्होंने कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रेजेंट रेपो रेट है वो 6.5% पे ही रखा जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट तो हम सब जानते हैं क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, डोंट वरी। लेकिन अब यहां पे एक टर्म आपके सामने आया है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है वो उससे चलाया जा रहा है, जिसमें 2016 में अमेंडमेंट लाया गया था और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है। आर्टिकल का नंबर है 45 कैपिटल ZB। उसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी जो है बनाई जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बनाई जा रही है, जिसमें कितने मेंबर्स हो रहे हैं? 6 मेंबर्स हो रहे हैं। और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि एक्चुअली डिफाइन कर रही है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, VRRR वगैरह वगैरह कितने परसेंटेज पर रुकेंगे, आगे जाएंगे, नीचे आएंगे वगैरह वगैरह, राइट। सो क्या नाम है कमेटी का? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक, तो इसकी रिपोर्ट आई है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने क्या बोला है? रेपो रेट टू बी स्टेबल एट 6.5%। कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाई जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या कौन से सेक्शन के थ्रू बनाई जा रही है? आरबीआई का जो एक्ट है, ओके, दैट इज द आरबीआई एक्ट ऑफ द 1934, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। ओके, इसमें अमेंडमेंट डाला गया 2016 में, आर्टिकल बना, नया एक जो है सेक्शन एड ऑन किया जा रहा है 45 कैपिटल ZB, राइट। उसके तहत यहां पर हम एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रहे हैं। उसमें कितने मेंबर्स हो रहे हैं? 6 मेंबर्स, राइट। तो ये 6 मेंबर्स जो होंगे कौन कौन होंगे? और एक पॉइंट यहां पर है आपको नोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी रिपोर्ट्स होंगे, ओके, MPC इन शॉर्ट, इसके जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो बैंक के ऊपर क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे, यानी कि बैंक को, यानी कि आरबीआई को मानना ही पड़ेगा।
ठीक, अब ऐसा क्यों है ये आपको पता चल जाएगा अगली स्लाइड में, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हो रहे हैं, कौन कौन इसके मेंबर हो रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं, तो 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 आरबीआई खुद लेकर आ रही है और 3 सेंट्रल बैंक के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं। तो जो 3 आरबीआई के थ्रू आ रहे हैं वो लोग कौन है, तो एक तो आरबीआई गवर्नर खुद वहां पर मौजूद हैं, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो भी होंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड वो भी वहां पर मौजूद होंगे, और उसके अलावा एक ऑफिसर आरबीआई का ही जो है जिसे आरबीआई खुद नॉमिनेट कर रही है। तो ये 3 तो हो गए आपके आरबीआई के ही मेंबर्स। अगले 3 जो होंगे वो कौन होंगे, उन्हें सेंट्रल बैंक अपॉइंट करेगी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ओके, एमपीसी, इसमें कितने लोग हो रहे हैं, 3 + 3। ये जो 3 हैं ये टोटल आरबीआई से आ रहे हैं, जिसमें से एक आपका गवर्नर, दूसरे डेप्यूटी गवर्नर विथ रिगार्ड टू दी मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, और एक कोई भी आरबीआई के अंदर काम करने वाला सीनियर लेवल का ऑफिसर। और बाकी के जो 3 आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, फ्रॉम द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ओके, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। Okay, so as you can see, RBI governor as its ex officio chairperson, deputy governor in charge of the monetary policy, another officer to be nominated by the central board of the RBI itself, and then the other 3 persons by the central government. ठीक, तो आर्टिकल या सेक्शन जो है वो ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 45 कैपिटल ZB। ठीक, क्या बोलता है, एमपीसी बनेगी कितने मेंबर्स की, 6 मेंबर्स की, और इसके जो भी रिकमेंडेशन होंगे, okay, recommendations, they will always and always they will be binding on the bank। मानना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मानेंगे। अब क्यों मानना पड़ेगा, वो रीजन आपके सामने अपने आप खुद ब खुद है, right? It's a core committee of the board of the bank and hence the most important one as well। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक टाइप का जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ओके, जो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें 1991 में तब से चली आ रही है, या 1998 से एक्चुअली चली आ रही है, राइट। और रेपो रेट का सिस्टम अगर हम एक बेसिक शब्दों में समझना चाहें तो वो होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ अ इंटरेस्ट रेट, ओके। रेपो रेट क्या है, इट्स अ इंटरेस्ट रेट, ठीक, इंटरेस्ट रेट ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली लोन पर ही इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन कौन सा लोन, इट इज द लोन गिवन बाय द आरबीआई टू द बैंक्स, ओके, शेड्यूल्ड बैंक्स और द कॉमर्शियल बैंक्स। तो इस लोन पर आरबीआई को जो इंटरेस्ट मिलता है, ओके, वो कितने पे डिफाइन होता है, कौन डिसाइड करेगा, एक पॉलिसी जिसका नाम होता है क्या, रेपो रेट। इसका रिवर्स भी होता है, रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा होता है तो उस पर जो वो इंटरेस्ट ले रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द रेपो रेट, ओके। सो ये ध्यान रखना है। तो अभी कितने पे रखा गया है इसको, 6.5% पे रखा गया है। अब इसके अंदर एक टर्म और आता है, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि रेपो रेट के थ्रू बैंक्स लोन लेना नहीं चाहते, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, ये एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे लोन ले सकते हैं, एंड ओवरनाइट लोन। ओवरनाइट लोन मतलब एक रात के लिए, आज रात को लिया है, कल सुबह ऑपरेशंस चालू होते ही रिटर्न कर देंगे। सो ऑन एन ओवरनाइट बेसिस व्हेन द बैंक्स, मतलब एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक्स को लोन लेना होता है तो ये एमएसएफ से ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली इनके टोटल एसएलआर पर इन्होंने अपना जो भी असेट एज अ गारंटी, कैश चाहे गोल्ड, ओके, बैंक्स ने आरबीआई के पास जो भी रिजर्व में रखा है, तो जब भी आप कोई बैंक खोलते हो तो आपको एक एसएलआर और एक सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो सिर्फ और सिर्फ कैश में होगा। दूसरा होगा एसएलआर, जो कि कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एसएलआर किसी भी एक बैंक ने, ठीक है, जमा कर रखा है 100 रुपए का फॉर एग्जांपल, ठीक, तो ये इस एसएलआर के कोलेट्रल पे मैक्सिमम 2%, ओके, यानी कि 100 रुपए का 2% कितना हो गया, 2 रुपए का लोन ये ओवरनाइट बेसिस पर ले सकते हैं, ठीक, रातों रात के लिए ये ले सकते हैं। और ये क्या है, ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इस पे हमेशा एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि एमएसएफ रेट इज प्लेस्ड एट 25 बेसिस पॉइंट्स अबव द पॉलिसी रेट, रेपो रेट, ठीक है। तो अब इसके पूरे डिटेल फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, बहुत जो है लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उतना जरूरत भी नहीं ऑनेस्टली। हमें क्या करना है, हमें फैक्ट्स को समझना है। रेपो रेट जो भी है, तो हमारा रेपो रेट अभी क्या है, अभी का रेपो रेट हमने देखा है 6.5% पे रखा गया है,
ठीक, तो इसका जो बेसिस पॉइंट्स है जो कि हम लेकर चलते हैं, ओके, वो हमेशा 25 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, सो एमएसएफ रेट इज प्लेस्ड एट 25 बेसिस पॉइंट्स अबव द रेपो रेट, है ना। तो इतना ध्यान रखना है कि एमएसएफ कितने बेसिस पॉइंट्स पर काम करता है, तो 25 बेसिस पॉइंट्स मिनिमम एंड अबव। ठीक, तो मिनिमम कितना बेसिस पॉइंट्स रखना है हमें, 25 रेपो रेट का, बस दैट्स इट, इतनी बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, वंस अगेन आप अपना कुछ भी कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जब जमा करते हैं एज द सिक्योरिटी टू द आरबीआई, दैट इज नोन एज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और एक सिक्योरिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, कि कोई भी बैंक ऐसे ही नहीं उठ के भाग जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए हम एसएलआर लेकर चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हर्बिंगर हैकाथॉन। ओके, कौन लेकर आया ये हर्बिंगर हैकाथॉन, तो नाम से यहां पे क्लियर होगा, इसके हर्बिंगर में आप देख पा रहे हो HARBI। ओके, ये क्या है, एक हैकाथॉन है। हैकाथॉन जस्ट लाइक मैराथन। मैराथन क्या होता है, फिजिकली हम दौड़ते हैं 10-20 किलोमीटर, जो हमें एक एरिया दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं, ठीक, तो कंप्लीट कर रहे हैं जिसको रेस को, वो क्या कह रहे हैं, मैराथन कह रहे हैं। तो उसी तरीके से एक डिजिटल मैराथन होता है, और इस डिजिटल मैराथन को आरबीआई ने क्या नाम दिया है, इस डिजिटल मैराथन को नाम दिया गया है हैकाथॉन। हैकाथॉन जो कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, ये तीसरा हैकाथॉन है, ध्यान रखना 2024 के अंदर, जिसके थ्रू आरबीआई बताती है कि किस तरीके से हैक होने से बचें। हैक होने से बचें एज इन कि अपना सिक्योरिटी सिस्टम आप किस तरीके से बहुत टाइट रखें, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें। ठीक है, तो अब की बार के जो हैकाथॉन है उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे जो मेन फोकस एरिया था ना अब की बार, ठीक है, वो क्या था, वो था फाइनेंशियल फ्रॉड, ओके, और दिव्यांग फ्रेंडली सिस्टम्स को बनाए रखने के लिए। ठीक, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है, दैट इज जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो प्रिवेंट, डिटेक्ट दोनों कर सके। ओके, सो प्रिवेंट भी कर सके और डिटेक्ट भी कर सके कि भाई यहां फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावनाएं हैं, बच जाइए। तो हम देख रहे हैं आज की डेट में कितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स आए दिन, एवरी नाउ एंड देन होते रहते हैं, जिसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अनअवेयरनेस भी है और थोड़ा सा जो है इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी भी होती है हमारी, जिसकी वजह से हमारे साथ किसी भी टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, राइट। सो यहां पर हैकाथॉन के थ्रू, हर्बिंगर हैकाथॉन के थ्रू, ठीक है, आरबीआई यही कहना चाह रहा है कि भाई बचें, और साथ ही साथ एक दूसरा फ्रेगमेंट भी यहां पे रखा गया है, वो क्या है, दिव्यांग फ्रेंडली। अब दिव्यांग फ्रेंडली कैसे, क्या, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सो इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कि आपको एकदम एक्टिव रहना है। एक्टिव एज इन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड प्रेडिक्ट, कि भाई ये एक ऐसे प्रोविजंस हैं या ये एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पेटीएम के ऊपर आपने देखा है कि किस तरीके से आरबीआई ने रोक लगा दी कि नहीं, आपका ये जो पेटीएम वॉलेट है इससे बहुत हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, हेंस एज अ रिजल्ट स्टॉप इट। ठीक, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ये हर्बिंगर हैकाथॉन के थ्रू क्या कहता है कि बी प्रिपेयर्ड, ओके, फाइनेंशियल फ्रॉड होने से बचें, प्रिवेंट करें, डिटेक्ट करें और साथ ही साथ प्रेडिक्ट भी करें कि कहां लगता है कि यहां फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड। उसके अलावा क्या है, एनोनिमिटी इन द सीबीडीसी। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं उसको भी ध्यान में रखना है हमें कि उसमें भी कोई सी भी टाइप का कोई भी एनोनिमिटी, यहां पर की कहने का मतलब है इसमें भी कोई भी घपलत ना हो, कोई भी घपला ना हो, राइट। सो एनोनिमिटी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको भी रेगुलेट करने की बात करी गई है हर्बिंगर के अंदर। अब सवाल यह आ जाएगा आपके दिमाग में कि ये जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो सीबीडीसी क्या है, वो भी एक टाइप का फिएट करेंसी ही है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ई वॉलेट होता है, पेटीएम का होगा ई वॉलेट, फोन पे का होगा, गूगल पे का होगा ई वॉलेट आपके पास, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना खुद का निकाला हुआ क्रिप्टो। ओके, सो इट्स व्हाट, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये किसी भी टाइप की डॉज कॉइन्स या बिट कॉइन्स या एम कॉइन्स नहीं है। इनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, ना ही गवर्नमेंट इनको सर्टिफाई करती है।
लेकिन गवर्नमेंट की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के भी नाम से जानते हैं, ठीक। और अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को हमने क्या नाम दिया है? CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज सेम लाइक द फाइट मनी। फाइट मनी क्या होता है? जो कि हमारी करेंसी है। करेंसी में बैंक नोट्स, बैंक कॉइन्स जो हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? फाइट करेंसी। तो ये मेरे पास 10 रुपए फिजिकली मेरी जेब में मौजूद हो या 10 रुपए का मेरे पास CBDC मौजूद हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों में कोई भी जो है मिसमैच नहीं होगा फिगर्स को लेकर, राइट। तो ये क्या होता है? ये होता है CBDC, और ये सेंट्रल बैंक के थ्रू बैक्ड होता है, यानी कि सर्टिफाइड होता है। इतना आपको दिमाग में रखना है। जबकि जो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज हैं, वॉट एवर दे आर, बिटकॉइंस, डॉज कॉइंस, एम कॉइंस, ये कॉइन, वो कॉइन, वॉट एवर, दे आर नॉट सर्टिफाइड, जस्टिफाइड और बैंक्ड बाय नीदर द सेंट्रल बैंक नीदर बाय द गवर्नमेंट। लेकिन बैंक का अपना जो खुद का सर्टिफाइड जो करेंसी है, उसको इंडिया में क्या नाम दिया गया है? अब तक हमने उसको CBDC ही नाम दिया है और कोई नाम नहीं दिया है। बहामास पहली कंट्री थी दुनिया भर में जिसने अपना खुद का CBDC निकाला है। क्या नाम था उसका? सैंड डॉलर। नामीबिया दूसरी कंट्री बनी जिसने इसका नाम रखा जो है ई नायरा, नाइबीरिया नहीं, सॉरी, ओके, नाइजेरिया, ओके, सो ई नायरा। उसके अलावा हमने देखा कि चाइना तीसरी कंट्री बनी, इन्होंने अपना एक दूसरा CBDC निकाला, उसका नाम क्या रखा? ECNY। ओके, तो सैंड डॉलर एक टर्म है, ध्यान रखना कहां का है? बहामास। नाइजीरिया की जब बात होगी तो वहां पर क्या होगा? ई नायरा। और उसके अलावा जब बात होगी चाइना की तो वहां पर क्या है? ECNY। और इंडिया के CBDC को अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक दूसरा नाम नहीं दिया गया। ओके, सो क्या ध्यान रखना है आपको कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहां पे? म्यूल अकाउंट डिटेक्शन। म्यूल अकाउंट मतलब क्या होता है? इस हैकाथॉन के अंदर एक टर्म और आया कि म्यूल टेक्नोलॉजी से बचें, म्यूल अकाउंट बनने से बचें। तो क्या बोला इन्होंने? बिल्ड अ टेक्नोलॉजी, ओके, टू आइडेंटिफाई द म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट क्या होता है? वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, कैसे? आपके पास अगर कोई आता है, आपसे कहता है कि भाई ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, 10-20 रुपए इसमें आप रख लीजिए, है ना, 80-90 रुपए एक अकाउंट दे रहा हूं या QR कोड दे रहा हूं, इस पर भेज दीजिए। या तो पूरे 100 के 100 भेजने के लिए बोल सकता है, या तो आपको सकता है ल्योर करने के लिए बोले कि नहीं ऐसा है, आप 10 रख लीजिए, 20 रख लीजिए और 80-90 रुपए जो है वॉटेवर जो बच रहा है वो भेज दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी अनजान के साथ तो बिल्कुल ना करें। कोई अपना नोन है तो बात अलग है, जिसको आप जानते हैं बात अलग है, लेकिन कोई अनजान अगर आपको आकर बोल रहा है तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ना करें। हो सकता है वो एक कोई एंटी सोशल इंसान हो, जो पैसा जहां भिजवा रहा है वो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करे और फंस आप जाएंगे क्योंकि अकाउंट आपका यूज हो रहा है, राइट। तो इस एक पर्टिकुलर इलीगल ट्रांजैक्शन के अकाउंट को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है द म्यूल अकाउंट और द म्यूल मनी अकाउंट, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज एन इलीगल ट्रांसफर, ओके, डन इंटेंशनली में भी, ओके, जो कुछ हो सकता है कोई लोग बनाए ही अलग से इस टाइप का अकाउंट जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है आमतौर पर बनाते हैं, या हो सकता है अनइंटेंशनली आपसे ही हो जाए, कोई आपसे हेल्प के नाम पर आए और बोले और आपको जो थोड़ा सा लालच दे दे और आप भी हो सकता है उस लालच में आके ऐसी हरकत कर दें, राइट। तो इस टाइप के जो है हरकतों से बचें और अपने आप को तो अवेयर रखे ही रखें, साथ ही घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी इस बात का जो है क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि ऐसा भी होता है। सो ये आरबीआई ने अपने हरविंगर हैकाथॉन 2024 में बताया है, टू नॉट हैव दोज म्यूल अकाउंट्स। फिर उसके बाद आता है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। अब दिव्यांग फ्रेंडली की बात यहां पर क्या कर रहे हैं? इन्होंने बात करी विजुअली इंपेयर्ड लोग जो हैं, जिनको देखने में थोड़ी तकलीफ है, टोटल ब्लाइंडनेस है या कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लाइंडनेस है, तो ऐसे बैंक नोट्स तैयार करना जो जिनकी प्रिंटिंग कुछ इस तरीके से हो कि जो दिव्यांग इंसान है, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड इंसान है, खास तौर पर विजुअली, वो उनको टच करके पहचान सके, राइट। सो दिस इज व्हाट बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली मींस, फॉर हुम, फॉर विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है। सो ये है आरबीआई का हैकाथॉन 2024। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जिसका नाम है मूडीज की रैंकिंग। मूडीज ने रैंकिंग दिया है BAA3, ओके, मूडीज की अपनी अलग अलग रैंकिंग आती है, तो अब इन्होंने रैंकिंग दी है किसको किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को एज BAA3, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि मूडीज कौन है? तो मूडीज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अपना एक सिबिल रिपोर्ट होगा, सिबिल एक लेवल होगा, राइट। सो ये जो सिबिल है ये आपकी इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग है कि आपके ऊपर कितना लोन है, लोन रिपेमेंट बिहेवियर कितना है, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितना आपका क्रेडिट कार्ड का यूजेज है, ये आपके सिबिल में शो करता है, राइट।
लेकिन अब जब बात होती है इंटरनेशनली और खासतौर पे इंडिविजुअल लोगों की नहीं, बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, कि उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है, तो ये कोई सिबिल देने वाली बॉडी है, ओके। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूडीज, राइट, जिन्होंने अभी रिपोर्ट दिया है हमारे 3 बैंक्स के ऊपर। कौन कौन से हैं? वो है एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे कैनरा बैंक और तीसरे पंजाब नेशनल बैंक को रेटिंग में उन्होंने क्या दिया है? Baa3। ठीक है, तो सबसे पहले Baa3 रेटिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर देख पा रहे हैं आप कि ये पूरा चार्ट है, ओके, जो कि मूडीज का है। और अभी अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ Baa3 की, तो ये आ रहा है यहां पर, ओके। और इसके तहत क्या बताया जा रहा है? गुड क्रेडिट क्वालिटी एंड करेंटली लो क्रेडिट रिस्क। ठीक है, लो क्रेडिट रिस्क। और खास तौर पे ये जब रिपोर्ट आई है ना, तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक को लेकर सबसे ज्यादा लोग खुश हुए हैं, बिकॉज हमने आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, नीरव मोदी का केस देखा है कि कैसे उन्होंने जो है कुछ 11-12 हजार रुपए करोड़ का जो है एक बहुत बड़ा घपला किया था, जो उन्होंने लोन लिया पीएनबी से लेकिन लौटाया नहीं, राइट। तो ऐसे में उनका जो रिकवरी स्टेटस है ना, वो नीचे गिर गया था काफी, राइट। तो यहां पर जो रेटिंग आई है उस पे एक जो सेगमेंट है जो दिमाग में रखना है वो क्या है कि इसके थ्रू इन्होंने क्या बताया कि इनके जो बैड डेप्ट्स हैं, बैड डेप्ट किसे कहते हैं? कि आपने किसी को लोन दिया, लेट से किसी को आपने 10 रुपए का लोन दिया, उसने बोला 4 दिन में लौटा देंगे, लेकिन अब वो नहीं लौटा रहा है। 4 के 40 दिन, 400 दिन हो गया, वो नहीं लौटा रहा है और अब वो मिलने की आशंका भी खत्म हो चुकी है सारी। तो वो क्या चला जाता है? बैड डेप्ट, जिसको बैंकिंग के लैंग्वेज में हम एनपीए या एनपीएल भी बोल सकते हैं। तो जो लोन है वो है नॉन परफॉर्मिंग लोन, एनपीएल। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। वो इंसान भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, राइट। सो अब इनका जो क्रेडिट रिकवरी जो रेटिंग है वो बढ़ा है, ठीक है, जो यानी कि जो रिस्क लेवल है वो घटा है, राइट। एज वी कैन सी, ओके, स्टेबल आउटलुक्स में उन्होंने बताया कि इनका इंप्रूव्ड क्रेडिट मैट्रिक्स है। सबसे पहली चीज तो इनके यहां से लोन मिलना काफी इजी है और साथ ही साथ इनका लोन रिकवरी भी बहुत इजीली हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑब्वियसली बिकॉज लोन रिकवर हो जा रहा है तो इंटरेस्ट भी इनको मिल रहा है, तो प्रॉफिट बरकरार है। और उसके अलावा एडिक्वेट लिक्विडिटी बफर्स हैं, यानी कि ऑब्वियसली इनका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, ओके। हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट दे हैव गॉट Baa3, ओके। देन व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि ये हमारी बैंकिंग इकोनॉमी, जब हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज इंडिया अपने आप में बहुत फेमस है अपने एनपीएस को लेकर, ओके। वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ एनपीएस, जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान होता है। As we can see here, okay, this improvement was driven by recovery of the bad loans, that is bad debts, stronger recoveries हुई हैं, timely recoveries हुई हैं और साथ ही साथ अच्छे राइट ऑफ्स भी हुए हैं, ठीक। तो अब एक टर्म आया यहां पे राइट ऑफ्स, ठीक। अब ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जाएगा और ये मैं दे रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक। सो दिस इज वंस अगेन होमवर्क फॉर यू, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म राइट ऑफ्स, ठीक है। तो राइट ऑफ्स क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मेरी आप सब पे कमेंट बॉक्स के अंदर नजर रहेगी, ओके एवरीवन। सो प्लीज होमवर्क जरूर करें, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मूडीज की रेटिंग है, रेटिंग कहां पर आई है? Baa3। कौन कौन से बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दैट्स इट, राइट। सो आगे चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। सो एसबीआई एम्पावर्स बोरोवर्स विद 2030 करोड़ इन को लेंडिंग एंडीवर। सो एसबीआई ने एक अजूबा जो है नया करके दिखाया है। 2030 करोड़ रुपए इन्होंने बताया है कि लगभग इनके 2.79 लाख कस्टमर्स हैं जो कि हाउसिंग और नॉन हाउसिंग लोन्स अभी इन्होंने बांट रखे हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर अ बैंक लाइक एसबीआई, राइट, जो कि अपने आप में एक नेशनल स्टेटस है हमारा, जो 2030 करोड़ रुपए का लोन मार्केट में चला रहे हैं, right? So as you can see, so they have partnered with 23 non-banking financial corporations and some other HFCs, that is housing finance corporations. क्या है इनका? अगर आप देख पा रहे हैं 2030 करोड़ रुपए किसको? 2.79 लाख कस्टमर्स को इन्होंने दे रखा है, right? So this is what the next thing that we need to understand कि 469 करोड़ इन्होंने MSMEs को भी दे रखे हैं। लगभग 1042 MSME अकाउंट है इनके पास, जिसमें इन्होंने 469 करोड़ रुपीस बांट रखे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फिर लोन कौन सी बड़ी चीज है? तो देखो, लोन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ठीक है, हमारे लिए बड़ा खराब हो जाता है कि यार लोन है सर पे, लेकिन एक बैंक के पर्सपेक्टिव से या बैंकिंग स्ट्रक्चर या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये एक असेट होता है, जिससे क्या जनरेट होता है? ये लोन हमारे लिए भले ही लायबिलिटी है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए एक असेट है, बिकॉज इससे उसको मिल रहा है इंटरेस्ट।
और अगर हम इसको मैक्रो लेवल पर, नेशनल लेवल पर लेकर चलें, नेशनल लेवल पर अगर इसको हम समझें, तो एक लोन मार्केट में अगर जा रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल लोग अपना डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैंने लोन लिया तो मैंने उससे घर बनवाया, तो मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, तो यानी कि मेरी कंट्री का जो एचडीआई जो रैंकिंग है वो बढ़ रही है। एमएसएमईज को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, पोल है, पिलर है, राइट, तो उसको मैं लोन दे रहा हूं, यानी कि उनका भी बिजनेस आगे चल रहा है। तो बिजनेस आगे चल रहा है यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी भी बढ़ रहा है, आगे सर्कुलेशन ऑफ मनी आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि दैट मींस बाय डिफॉल्ट सिंपली इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो रही है, राइट। सो 1042 एमएसएमईज को इन्होंने 469 करोड़ भी प्रोवाइड करा रखा है। सो ऑब्वियसली एसबीआई का अपने आप में ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत वंडरफुल है, राइट। So moving on to the next headline, as we can see, Axis Bank को 1.66 करोड़ रुपए का 1.66 करोड़ रुपीस of the fine they have been imposed by the Financial Intelligence Unit। अब तक आपने सीबीआई सुना होगा, एनआईए सुना होगा, रॉ, आईबी, ये सब सुना होगा, ठीक है, पुलिस फोर्सेस के बारे में सुना होगा, या दूसरे मिलिट्री फोर्सेस के बारे में सुना होगा, या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है हमारे पास, चलो इतना तक ही सुना होगा। लेकिन आई एम 100% श्योर, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया टर्म है, एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अपना डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ओके, तो ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, एफआईयू को ध्यान में रखते हुए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसी यूनिट ने अभी किस बैंक पर फाइन लगाया है? एक्सिस बैंक पर फाइन लगाया है। कितने रुपए का फाइन लगाया है? 1.66 करोड़। क्या हुआ था? पूरी न्यूज क्या थी कि कोई एक इंसान था जो अपने आप को एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था, ठीक, और ऐसे में उसने बहुत सारे पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रांसफर किए, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था एक्सिस बैंक को कि ऐसा कोई भी एनएसजी हमारी फोर्सेस में नहीं है। और इन्होंने एक्सिस बैंक को नोटिस भी दिया था कि उस इंसान को पकड़ें, उस पर इंक्वायरी करें, राइट, लेकिन एक्सिस बैंक ने उसको अनसुना कर दिया। हेंस एज अ रिजल्ट एफआईयू ने फाइन ठोक दिया, कितने का? 1.66 करोड़, राइट। सो एज वी कैन सी, सो देयर वर सम सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स, ओके, गिवन टू द बैंक, एक्सिस बैंक, बाय द एफआईयू, कि भाई कुछ तो भी फ्रॉडुलेंट चल रहा है। ध्यान दीजिए, इस जिस नाम से आप एनएसजी करके जो है इस बंदे का अकाउंट चला रहे हैं, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन एक्सिस बैंक ने नहीं सुनी, अब फाइन भरना पड़ रहा है। तो अगर हम एफआईयू की बात करें तो इसे नवंबर 2004 में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? फॉर एनी काइंड ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, या फॉर एवरी टाइप ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस दैट इज हैपनिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको ध्यान में रखने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2004, नवंबर 2004, ठीक है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? फॉर एवरी काइंड ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी, इंटेलिजेंस, राइट, कि ध्यान देना है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी, यानी कि हवाला। हवाला समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, जब ब्लैक और व्हाइट को जो है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, इंटरनेशनली घुमा फिरा के वापस इंडिया लाया जाता है, ठीक है, तो वो किसे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हवाला ट्रेड या हवाला, सिंपल शब्दों में, राइट। सो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, इन चीजों को जो है इन पे नजर रखने के लिए, यस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो है ही, सीबीआई भी है, तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक यूनिट तैयार करी गई है। उस यूनिट का नाम क्या है? एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और ये बहुत सारे इंटरनेशनल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एवरी नाउ एंड देन न्यूज में भी रहते हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके अलावा यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, एक ईएजी करके है, उनके साथ भी ये जो है हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। उसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एपीजी, एंड लास्ट वन दैट इज एगमंट ग्रुप। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शायद ऊपर के नाम तो बहुत क्लियर है, ठीक है, तो पता चल जाएगा किस लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें नाम ही आ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी नाम आ गया है, फाइनेंशियल एक्शन यहां पर नाम आ गया है, लेकिन एक टर्म है यहां पर एगमंट ग्रुप, राइट। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एगमेंट ग्रुप किससे रिलेटेड है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो ध्यान रखना, ये भी हमारा जिस तरीके से एफआईयू है उसी तरीके से ये भी कहां काम करते हैं? यूरोप रीजन के अंदर बने हैं और ग्लोबली काम करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द डे, हियर वी गो। सो इंडियन एग्जिम बैंक
opens office in the Nairobi. ईस्ट अफ्रीकन ट्रेड को ध्यान में रखते हुए ओके हमने हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अपनी ब्रांच कहां खोली है? नायरोबी में, यानी कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर अपनी ब्रांच खोली है। जहां पर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी अबिडजन, कोट डी आइवोरे और जोहान्सबर्ग में हमारी ऑलरेडी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अब हम नायरोबी में जा रहे हैं, वहां पर भी हमने अपनी ब्रांच खोली है। किसने अपनी ब्रांच खोली है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली रीजन क्या है? मेक पॉलिसी एंड प्रोवाइड मनी फॉर प्रोजेक्ट्स दैट विल बी एक्सपोर्टेड। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडिया, हम जो है हमेशा सीएडी में रहते हैं, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों रहता है हमेशा? बिकॉज ऑफ अ टर्म दैट इज नोन एज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मेरी जो इनकम है वो 50 रुपए है, लेकिन जो मेरा एक्सपेंस है वो 100 रुपए है, तो हमेशा यानी कि मैं -50 रुपीज के डेफिसिट में चलूंगा, राइट। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो नीचे रहता है और हमारा जो इंपोर्ट है वो हमेशा ऊपर जाता है। तो हेंस एज अ रिजल्ट ये जो एक्सपोर्ट है मुझे यहां पर 100 रुपए हमेशा पे करने पड़ते हैं, लेकिन जो मेरा इंपोर्ट है वो उससे मुझे 50 रुपए ही आ रहे हैं। हेंस एज अ रिजल्ट ये -50 का ना मेरे पास एक डेफिसिट चलता है, जिसकी वजह से जो मेरा करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में चला आ रहा है। तो यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे अपना जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? मैक्सिमम कंट्रीज के साथ मेरा अच्छा टाइप होना चाहिए, उनके साथ जो मेरा बैंकिंग रिलेशंस हैं, जो मेरे ट्रेड रिलेशंस हैं, यानी मेरे इकोनॉमी से जो रिलेशंस हैं, उनको मुझे एनहांस करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने, हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी अलग अलग ब्रांचेस हैं हमारे पास साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब हम एक ब्रांच और कहां लेकर आए हैं? हम लेकर आए हैं नमीबिया के अंदर, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज अनदर बैंक वेयर in East Africa, that is okay Nairobi, sorry, not Namibia, it is Nairobi. Okay, next headline: India's foreign exchange reserves hit highest record, that is 651.5 billion. okay, तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं यहां पे कि हमारा एक रिकॉर्ड बना है क्या कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी तक सबसे ज्यादा है, दैट इज 651.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो यानी कि हम जिस डेफिसिट की बात कर रहे थे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इस एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हेंस एज अ रिजल्ट इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से नहीं बढ़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ईसीबीज हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, रेमिटेंसेज हैं, तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। व्हाट वी कैन सी, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा अभी पैसा है। उसके अलावा पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला है। पॉजिटिव चेंज कहां देखने को मिला है? ट्रेड में। तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। रेमिटेंसेज में, रेमिटेंस क्या होता है? जब कोई भी इंडियन बाहर रह रहा है, ठीक है, और वो वहां से पैसे कमाकर, किसी दूसरी कंट्री से पैसे कमाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इंडिया में जब वो पैसे भेजता है, तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। और इंडिया ने रिकॉर्ड करीब करीब नियर अबाउट 124 बिलियन यूएस डॉलर्स, ओके, बिलियन डॉलर्स जो है, ये डेटा है 2023 का, कि सिर्फ और सिर्फ अकेले 2023 में इंडिया के पास 124 बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, ठीक है, 10 करोड़ 1 बिलियन होता है, राइट। तो 124 बिलियन यूएस डॉलर्स आए हैं 2023 में हमारे पास। ओके, अभी 24 का डेटा आना बाकी है, राइट। सो व्हाट वी कैन सी, रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं, ट्रेड भी बढ़ा है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा एफडीआई वो भी अच्छा हुआ है, एफपीआई वो भी अच्छा हुआ है, एंड क्रेडिट goes to one of the very wonderful schemes जिसका नाम है मेक इन इंडिया। Not all the credit, yes, but one of the credit goes to this scheme as well. Okay, कि FDI सेक्शन, FPI सेक्शन, ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेवल हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसमें रैंकिंग हमारी करीब करीब 60 के आसपास आ गई है, और हमारा मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो भी अच्छे से, बहुत ही फ्रूटफुली हमें रिजल्ट दे रहा है। ओके, सो रीजंस क्या है? रीजंस हैं, ओके, ऑल ऑफ दीज रीजंस व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें एक पॉइंट नया आया आपके सामने, दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। ये क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए है, ठीक, और मुझे कहीं पर यही 100 रुपए पे भी करना है, लेकिन अगर यही पूरा 100 रुपए मैंने पे कर दिया तो मेरा अकाउंट तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूं, मैं किसी से दूसरा एक 50 रुपए मैंने उधारी ले लिया, ठीक। तो ये जो 50 रुपए है इसको मैंने सरप्लस में यहां पर पे कर दिया,
तो मेरे पास ये जो उधारी का 50 रुपए है ये मेरे पास अभी सेविंग्स में बचा हुआ है, राइट तो ये क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। मेरे पास पैसे हैं लेकिन अगर वो पूरा पे कर दिया तो मेरे पास तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, राइट तो इसीलिए हम क्या लेकर चलते हैं, ईसीबीज, दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। फिर ट्रेड बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है घटा है, रेमिटेंसेज आए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बूम पे है, जिसकी वजह से बने हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ओके तो इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने हमें तोहफे में दिया है कुछ बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ओके जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। इंडिया का आईटी इंडस्ट्री अपने आप में बूम कर रहा है, जिसकी वजह से ये डेटा आपके सामने आया है। ओके देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज पेरू एडॉप्ट्स इंडियाज यूपीआई। ओके क्या किया है, जो यूपीआई है जो अब तक इंडिया में ही चल रहा था, लेकिन फ्रांस, श्रीलंका, यूएई जैसी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर रही थी, अब पेरू ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है तो ये न्यूज बस आपको ध्यान में रखना है कि नामीबिया एक कंट्री है जिसने सबसे पहले हमारा यूपीआई अडॉप्ट किया था, उसके अलावा पेरू, फ्रांस, श्रीलंका, यूएई, ये सारी कंट्रीज हैं जहां पर अब आप इंडिया का यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट न्यूज, प्रेम प्रभाकर इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड। तो एसबीआई की अपनी एक सब्सिडियरी बॉडी जो इसका एक जो है दूसरा असेट इन्वेस्टमेंट जो है हैंडल करती है, जिसका नाम है एसबीआई कैप। ओके तो इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कौन, मिस्टर प्रेम प्रभाकर, जो कि पहले एसबीआई के एक जो है डायरेक्टर या जनरल मैनेजर भी हुआ करते थे, राइट तो अब इनको जो है प्रमोट करके एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, किसका, एसबीआई कैप का। ओके दैट इज द वेंचर्स, एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड, इन शॉर्ट एसवीएल, जो कि एसबीआई का लगभग 32,500 करोड़ रुपए यानी कि 3.9 बिलियन डॉलर्स हैंडल करती है इन द नेम ऑफ द अल्टरनेट असेट मैनेजमेंट। ओके और इसके थ्रू अल्टरनेट असेट मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो लेकर आए हम लोग, जैसे कि नीव 2, स्वामी एंड सो ऑन, राइट तो ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि जो एसबीआई वेंचर कैपिटल्स हैं उनका 32,500 करोड़ रुपए का वो अल्टरनेट असेट मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, और उसी के थ्रू उन्होंने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी है, जैसे कि नीव 2 एंड स्वामी। तो नीव 2 क्या होता है, तो नीव जो है 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम पीरियड के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, किसके प्रोडक्शन के लिए या किसके जो है डेवलपमेंट के लिए, तो इंडिया के उन स्टेट्स के लिए जो बहुत ज्यादा लो परफॉर्मिंग रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, राइट तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 8 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स थे। ओके देवर राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है बूम देने के लिए, एक नई रफ्तार स्विफ्ट देने के लिए ओके नीव 1 लेकर आए थे, साथ ही साथ नीव 2 लेकर आए थे हमारे जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। तो हमने देखा कि नीव 1 बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए मई 2021 में नीव 1 के करीब 6 साल बाद हम नीव 2 भी लेकर आते हैं, और वो किसके लिए लेकर आते हैं, हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो कि एक्चुअली फोकस कर रहे हैं ग्रीन व्हीकल्स तैयार करने के लिए, यानी कि वो व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, या वो जो क्लीन एनर्जी तैयार कर रहे हैं, या वो जो रॉ मटेरियल्स का बहुत साफ शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके से जहां पर कार्बन एमिशन बहुत कम हो रहा है। तो उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हम 2021 में क्या लेकर आते हैं, नीव 2, क्योंकि इंडिया बहुत सारे जो है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का डिग्नेटरी है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, then we have got the Copenhagen, then we have got the Rio de Janeiro protocols, we have got the Ramsar wetland sites in India, okay, Ramsar wetland convention, उसके अलावा COP21, COP23 इन सबके सिग्नेटरी हैं हम, राइट ओके और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हीं को प्रमोट करने के लिए मई 2021 नीव 2 भी लेकर आते हैं, ओके देन उसके बाद से आता है स्वामी। स्वामी का क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, राइट तो स्वामी लेकर आते हैं क्यों, सो दैट वी कैन प्रोवाइड लोन्स एंड फंड्स to the whole economy for the sake of development of the houses। तो हमारा अब जो दूसरा फोकस है आज की डेट में, ओके दूसरा नहीं मतलब वन ऑफ द फोकस जो आज की डेट में वो किया है कि सबके पास अपना पक्का मकान हो, तो उस एक पक्के मकान को ध्यान में रखते हुए हमने क्या लॉन्च किया था, स्वामी, दैट इज स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, राइट तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ये सब हो रहा है एसबीआई कैप के थ्रू, जिसके लिए अब हमने देखा है कि प्रभाकर साहब को नया एमडी और सीईओ तैयार किया गया है। Okay, so guys, this is it for the sessions. Okay, and now we move on for the MCQs. तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो यस आंसर बहुत क्लियर है, 6 मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 कैपिटल ZB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेट कैन बैंक्स बोरो
ओके विथ रिगार्ड टू द एमएसएफ क्या बेसिस पॉइंट हो सकता है? तो जो हमने डिस्कस किया था रेपो रेट का 25 बेसिस पॉइंट्स। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट, व्हाट इज अ मनी म्यूल अकाउंट? तो आपका अकाउंट जब किसी भी इंटरनेशनली या सॉरी या डोमेस्टिकली इंटरनेशनली लीगली सॉरी इलीगली आपके इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यूज कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं म्यूल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप बिटवीन सीबीडीसी एंड फाइट करेंसी? तो सेम, कोई भी चेंज नहीं होता उसमें, कोई भी टैक्स नहीं कटता, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं कटता, किसी भी टाइप का सेस नहीं कटता उस पर, नथिंग। सो 1 to 1 होगा, 10 रुपए आपकी जेब में है, 10 रुपए का फिट आप जो है सीबीडीसी भी खरीद सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी विदाउट एनी चेंजेस। Then next, what is the concept? What role do external commercial borrowings or the non-resident savings they play? Okay, so obviously they provide the additional funding sources. ठीक है, कुछ बाहर से sources हमारे पास आ रहे हैं. So that is what the external commercial borrowings. And this is the question that will be the homework for you as part of the India's economic diplomacy. What role does India's Exim Bank play? Okay, so सही आंसर क्या होगा? You'll have to let me know into the comment section. Okay, everyone. So that's it from my side today. I hope it was helpful, and whatever the feedbacks are, please do let me know into the comment section. We'll for sure 100% look into it. Okay, everyone. Thank you so much. Bye bye. Have a great day ahead. Jai Hind.